उस नर्स की बात सुनकर आयु और यूवी दोनों ही पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें तो अपने कानों पर ही यकीन नहीं होता। तभी यूवी किसी बेजान इंसान की तरह वहीं नीचे जमीन पर बैठता है और उसे ऐसे देखकर आयु भी झट से यूवी के पास नीचे जमीन पर बैठता है। तभी यूवी बिना किसी इमोशंस के अपनी प्लेन आवाज़ में आयु से कहता है, आयु तूने सुना ना कि अभी उस सिस्टर ने क्या कहा? वैसा कैसे कह सकती है यार? पर अगर हूर को कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे आयु? मेरे अदू का क्या होगा? भले ही वो खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाता है पर हूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब अगर हूर को कुछ भी हुआ तो हम अदू को नहीं संभाल पाएंगे और मुझे भी मेरी प्रिंसेस चाहिए। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। अभी अभी तो वो हमारे पास आई है और हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं? ये मुझसे नहीं होगा आयु, नहीं होगा। यूवी को वैसे देखकर आयु को बहुत बुरा लग रहा था। भले ही तब से लेकर अब तक यूवी की आंखों में एक आंसू तक बाहर नहीं आया था, पर आयु को तो ये बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि अभी यूवी अंदर से पूरी तरह से टूट रहा है। यूवी को वैसे देखकर आयु से बर्दाश्त नहीं होता और यूवी को हक कर देता है। तभी यूवी के दिमाग में कुछ आता है और वो आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आयु तू यहीं रह, मैं कुछ देर में ही आता हूँ। तभी यूवी अपने पैरों पर खड़ा होता है। आयु भी अपनी जगह पर खड़े होते हुए यूवी का हाथ पकड़कर कहता है और उससे कहता है, भाई आप जहाँ भी जाए रहे हो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर प्लीज अपना ध्यान रखना। तभी यूवी एक उदास भरी स्माइल के साथ आयु से कहता है, घबरा मत आयु, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे मेरे दोनों बेटों के साथ साथ मेरी छोटी सी बेटी को भी संभालना है। तो बस अपना ध्यान रख और अगर प्रिंसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिले तो प्लीज़ लेट्स मी नो। तभी आयु अपना सिर हाँ में हिलाता है और यूवी वहाँ से चला जाता है। तो यूवी के वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद नील वहाँ आता है और वो दोनों ही सर्जरी खत्म होने का वेट करने लगते हैं। 2 घंटे बाद फाइनली ओटी की रेड लाइट बंद होती है और फिर कुछ ही सेकंड बाद आदित्य और अर्जुन दोनों ओटी से बाहर आते हैं। उन दोनों को देखते ही आयु और नील उनके पास आते हैं। तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी और डरी सहमी भरी आवाज़ से आदित्य से पूछता है, अदू रैबिट कैसी है? तभी सिस्टर ने हमें बताया था कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है और उसी वजह से हम उसे खो सकते हैं। अदू तू चुप क्यों है? प्लीज़ से समथिंग फॉर द गॉड सेक यार। तभी आदित्य डीप ब्रेथ के साथ आयु से कहता है, भाई जो भी उस सिस्टर ने आपसे कहा था वो सच था। मैंने पहले ही बोला था कि अगर हूर का खून बह गया है तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और वही हुआ। पर थैंक टू गॉड कि हमने सही वक्त पर संभाल लिया, वरना मैं भी नहीं जानता कि क्या हो जाता। आदित्य की बात सुनकर आयु और नील दोनों ही चैन की सांस लेते हैं। तभी आदित्य इधर से उधर देखते हुए आयु से पूछता है, भाई यूवी भाई कहाँ हैं? वो तो यहीं थे ना?
तभी आयु आदित्य की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ वो यूवी भाई। पर इससे पहले कि आयु आगे कुछ बोलता, उन्हें यूवी की आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ अदु। यूवी की आवाज़ सुनकर वो लोग यूवी की तरफ देखते हैं, जिसके हाथ में अभी एक प्लास्टिक बैग था जिसमें कुछ सामान था। तभी यूवी उन लोगों की तरफ आता है। आदित्य यूवी की तरफ देखते हुए अपनी परेशानी भरी आवाज़ में उससे पूछता है, भाई आप कहाँ चले गए थे और इस बैग में क्या है? यूवी आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये सब मैं तुझे बताता हूँ, पर सबसे पहले तू बता कि मेरी प्रिंसेस कैसी है। तभी आदित्य उसकी हल्की सी स्माइल के साथ यूवी से कहता है, भाई हूर अभी ठीक है और खतरे से भी बाहर है। हाँ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उसे वीकनेस रहेगी, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी आई विल वॉच देयर फॉर हर ऑल द टाइम टू कीपिंग माई आई ऑन हर। अभी आप बताइए कि आप कहाँ गए थे। तभी यूवी आदित्य और साथ में आयु की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, असल में मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया था। जब उस नर्स ने बताया कि प्रिंसेस को बचाने में प्रॉब्लम हो रही है, तभी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, और इसीलिए मैं मंदिर चला गया था। वहाँ प्रिंसेस के लिए प्रे की और भगवान ने मेरी सुन भी ली। आदित्य, मैंने वहाँ के पंडित से ये कलावा मांगा है हूर के लिए, तो क्या मैं इस कलावे को हूर के हाथों में बांध सकता हूँ? तभी आदित्य एक छोटी स्माइल के साथ यूवी से कहता है, हाँ भाई, आप इस कलावे को एंजल के हाथ में बिल्कुल बांध सकते हो, पर जब वो ओटी से स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं फटाफट चेंज करके आता हूँ और तब तक एंजल भी उसके स्पेशल रूम में शिफ्ट हो जाएगी। तभी यूवी अपना सिर हिलाते हुए आदित्य से कहता है, कोई बात नहीं है अदू, मैं थोड़ा सा वेट तो कर लूँगा, तू जा और चेंज कर ले। आदित्य अपना सिर हिलाता है और फिर वहाँ से ओटी के साइड में मौजूद रूम में जाता है, जहाँ उसने सर्जरी से पहले अपने कपड़ों को चेंज किया था। कुछ देर बाद आदित्य आयु और यूवी के साथ हूर के रूम में आता है। जब वो दोनों भाई हूर को छोटी सी बॉडी से इतने सारे वायर्स को कनेक्टेड देखते हैं, तभी उन्हें एक अलग का दर्द महसूस होता है, जो शायद वो पहली बार महसूस कर रहे थे। तभी यूवी यूर के पास आता है, फिर उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए उससे कहता है, आप जल्दी से उठिए प्रिंसेस, आपके बिग बी भाइयों और अदो आपका वेट कर रहे हैं। तभी यूवी उस कलावे को बहुत ही ध्यान से हूर के दाहिने हाथ की कलाई पर बांधता है। हूर को ऐसे देखकर आदित्य को तो तकलीफ होती है, पर वो उसे अपने चेहरे पर आने नहीं देता। अभी भी उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक और अनरीडेबल ही होते हैं। इस वक्त आदित्य हूर के रूम में मौजूद सोफे पर बैठा था और वाई भी उसके पास ही था, तो वहीं यूवी हूर के बेड के पास मौजूद एक छोटे से स्टूल पर बैठा था। तभी आयु आदित्य के इमोशनलेस फेस की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, आदित्य, तूने उस कायरा के बारे में क्या सोचा और उसका उन दोनों माँ बेटे का क्या करना है?
आयु का सवाल सुनकर आदित्य के हाथों की दोनों मुट्ठियां कस जाती हैं और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं। तभी आदित्य गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए आयु से कहता है, मैंने उस कायरा को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो अंजल की बड़ी बहन थी, पर लगता है उसे इस रिश्ते को निभाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैं भला क्यों उस पर दया दिखाऊं जब वो मेरी दया के लायक ही नहीं है। उसने हूर पर जानलेवा हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसका नतीजा क्या हो सकता है और उसमें मेरी हूर की जान भी जा सकती है। मुझे तो अभी भी एक बात समझ में ही नहीं आ रही है कि कोई इतना बुद्धू कैसे हो सकता है यार, जो किसी बाहर वालों के कहने पर अपनी सगी बहन को ऐसे टॉर्चर करे। वो तो बहुत मासूम है, पर उन लोगों से तो उसकी मासूमियत भी देखी नहीं जाती, तो उसे ऐसे किसी न किसी बहाने से परेशान करते रहते हैं। आई स्वेयर ऑफ माई हूड भाई कि जो भी उस कायरा ने किया है ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। आयु भी आदित्य की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है। वो तीनों वहीं बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहते हैं। 4 घंटे बाद आदित्य अभी यूवी की जगह पर बैठा हुआ था, तो वहीं यूवी आयु के साथ सोफे पर बैठा था। आदित्य ने इस वक्त हूर का हाथ पकड़ा था और वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस हूर की ही तरफ देख रहा था। तभी आदित्य को हूर की अंगुलियों की हलचल महसूस होती है, जिसकी वजह से वो अब अलर्ट हो जाता है। तभी आदित्य आयु और यूवी की तरफ देखता है, जो अभी भी अपने अपने ख्यालों पर खोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे लॉस्ट देखकर आदित्य बहुत धीमी आवाज में उनसे कहता है, भाई। आदित्य की आवाज़ सुनते ही वो दोनों अपनी अपनी दुनिया से बाहर आते हैं और अपनी अपनी जगह पर से उड़ते हुए तुरंत आदित्य की तरफ आते हैं। तभी यूवी अपनी डरी हुई आवाज़ में आदित्य से पूछता है, क्या हुआ दो प्रिंसेस। तभी आदित्य यूवी की बात को बीच में ही काटते हुए स्मॉल सी स्माइल के साथ उन दोनों से कहता है, भाई एंजल को होश आ रहा है। आई कैन फील हर फिंगर मूवमेंट, दैट मीन्स शी विल बी अप एनी मोमेंट। आदित्य की बात सुनकर आयु और यूबी के चेहरे पर भी एक हल्की से ही स्माइल आ जाती है और वो दोनों उनकी प्यारी सी प्रिंसेस के उठने का वेट करने लगते हैं। वहीं कुछ ही मिनटों बाद हूर की बंद आँखें और उसकी पलकें हिलने लगती हैं। हूर को होश में आता हुआ देख आदित्य हूर के हाथ पर किस करता है और फिर अपनी सॉफ्ट आवाज़ में हूर से कहता है, एंजल कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम बेटा, हम यहीं पर हैं, आप डरो मत। आदित्य की आवाज़ तो हूर को उसकी नींद में भी सुकून पहुंचाती थी और अभी भी तो कुछ इसी तरह से हो रहा था। जब हूर उसके अदू की आवाज़ सुनती है, तभी उसका डर और उसकी सारी घबराहट कहीं कोने में जाकर छिप जाती है और हूर बिल्कुल शांत और उसकी कांपती हुई बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। आदित्य की बात सुनकर हूर बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलती है, पर पहले तो उसे उस ब्लूर दिखता है। कुछ सेकंड बाद जब हूर की नज़र साफ होती है, तभी सबसे पहले उसकी नज़र उसके अधों पर पड़ती है।
और आदित्य के बाद यूवी और आई पर उन तीनों के चेहरे को देखने के बाद हूर को एक बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ आती है कि वो तीनों अंदर से बुरी तरह से डरे हुए हैं, पर ये बात वो किसी को बताएगी नहीं। वो तीनों ही ऐसे माहौल में बड़े हुए थे जहाँ उन्हें अपने सारे इमोशंस को काबू में रखना पड़ता था, उसे छुपाना पड़ता था। वो किसी को भी ये पता नहीं लगने दे सकते थे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। भले ही वो लोग पूरी दुनिया से उनके इमोशन को छिपाने में कामयाब हो जाते, पर क्या उनकी हूर के आगे वो लोग अपने इमोशन को छिपा पाएंगे? वैसे ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। हूर उन तीनों की तरफ देखती है, फिर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, आप लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे टमी पर पेन हो रहा है और कुछ भी नहीं। हूर की बात सुनकर वो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी आयु और यूबी आदित्य की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाते हैं। उन दोनों का इशारा मिलते ही आदित्य एक गहरी सांस लेता है और फिर हूर की तरफ देखता है, जो पहले से ही बारी बारी से उन तीनों को ही देख रही थी। तभी आदित्य हूर के गालों को अपने हल्के हाथों से सहलाते हुए उससे कहता है, आपको हमारे आगे इतना भी बड़ा बन के अपने अंदर के इमोशन छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आप बिना किसी हिचकिच के, बिना किसी मास्क के हमारे आगे खुलकर अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो और हमारा विश्वास कीजिए, आप हमेशा हम तीनों को अपने आसपास ही देखोगे। भले ही मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर आप मेरे लिए और साथ में अपने बिग बी और भाइयों के लिए हमेशा छोटे बच्चे की ही तरह रहोगे। तो बच्चों को उनके इमोशंस को छिपाना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात होती है ना। नाउ लेट्स इट आउट योर ऑल फीलिंग एंजल। आई एम हियर, यू बिग बी एंड भाइयों इज हियर टू होल्ड यू, ओके। आदित्य की बात सुनने के बाद अचानक ही हूर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब हूर उसे होश आया था तब से कंट्रोल कर रही थी, उसे शायद अब भी और कंट्रोल नहीं होता तो बिना कुछ बोले सीधे रोने लगती है। हूर को ऐसे रोता देखकर तीनों काफी घबरा जाते हैं, पर उनमें से कोई भी हूर को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हूर को कैसे भी करके और किसी भी हालत में उनके अंदर का सारा गुब्बारा बाहर निकलना ही होगा। हूर को रोता हुआ देख आदित्य उस स्टूल पर से उठकर बेड पर हूर के बाजू पर बैठता है। तभी हूर अपने चेहरे को आदित्य के पेट पर छिपा लेती है और रोती ही जाती है। आदित्य कुछ बोलता बस हूर के बालों को सहलाता है। तभी लगभग 20 से 25 मिनट बाद हूर का रोना अब तक बंद हो जाता है, पर वो अभी भी सुसक रही होती है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उसके माथे पर किस करता है और अपनी नर्म आवाज में हूर से पूछता है, क्या आप अभी हमें कुछ बता सकते हो एंजल, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। आदित्य की बात सुनकर हूर थोड़ी अलर्ट हो जाती है। तभी हूर अपने आयु और यूवी की तरफ देखती है। पहले
फिर हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी रोती हुई आवाज में आदित्य से पूछती है, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो चलो वो तो फिर भी बाहर वाले हैं, पर वो कायरा तो मेरी बहन थी ना, तो फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मम्मा पापा की मौत के पीछे मेरा हाथ नहीं था और ना ही मैं उनके मौत की वजह हूँ। फिर भी हमेशा उसने मुझे माँ पापा की मौत के लिए ब्लेम किया। उसे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर कितनी ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, पर तब भी उसे अच्छा लगता था और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता था मुझे ब्लेम करने में। मुझे सच में नहीं पता था कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मेरी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी कि वो जिसे मार रही है, जिसे चोट पहुंचा रही है, वो उसकी अपनी सगी छोटी बहन है। आज सच में मुझे ये कहने में भी ज़्यादा शर्म नहीं आती और बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं कायरा से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। आई फील सो डिस्टिंग क्लैंग हेयर आई एम बिग सिस्टर। तो आज से बल्कि अभी से मेरा उसके साथ दूर दूर का कोई भी रिलेशन नहीं है। मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है। अब आप लोग उसके साथ और साथ में उन दोनों के साथ जो कुछ भी करेंगे उससे मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग फ्री हो, पर हाँ, मुझे बस एक आखिरी बार उस कायरा से मिलना है। प्लीज़ अदू, भले ही आप वहाँ मेरे साथ रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्लीज़ एक बार। हूर की बात सुनकर आदित्य आयु और यूवी की तरफ देखता है और वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। उनका जवाब मिलते ही आदित्य हूर की तरफ देखता है, जिसकी आंखें और पूरा चेहरा और अभी रोने की वजह से लाल हो चुका था। आदित्य हूर की आंखों से बहते हुए कुछ आंसुओं को पोंछते हुए हूर से कहता है, ठीक है एंजल, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर मैं वहाँ आपके साथ ही रहूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आपको उन हैवानों के साथ अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। अभी बहुत मुश्किल से बचाया है मैंने आपको हूर। अगर फिर से आपको कुछ भी हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। यू नो ना एंजल, आई कैन नॉट लाइव विदाउट यू। आदित्य की बात सुनकर हूर बिना अपनी पलकें झपकाए आदित्य की आंखों में देखती है। आदित्य की आंखों में हूर को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार और केयर ही दिखाई देती है। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे की आंखों में पूरी तरह से खोया हुआ देखकर आयु और यूवी पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर उन दोनों लव बर्ड को उनकी दुनिया से बाहर लाने के लिए यूवी अपना गला साफ करता है। यूवी की आवाज़ की वजह से दोनों का आई कनेक्ट ब्रेक होता है। तभी आयु आदित्य और हूर की तरफ देखते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहता है, बच्चों, अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं कुछ बोल सकता हूँ। आयु की बात सुनकर आदित्य अपना मुंह बना लेता है, तो वहीं हूर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु हूर की तरफ देखते हुए हूर से कहता है, रैबिट, आपको चोट लगी है तो ऐसे में आपको रेस्ट करना चाहिए बेटा। और क्या इस वक्त आप बहुत पेन महसूस कर रहे होगे? तभी हूर आयु की तरफ देखते हुए अपनी उदास भरी आवाज़ में उनसे कहती है, हाँ भैयू,
तभी आदित्य हूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं एंजल, मैं भी आपको प्लेन रिवीलर दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और बस अपनी पलकें झपकाती है और तभी आदित्य एक शॉट रेडी करता है, पर उसे देखती ही बेचारी हूर डर के मारे कांपने लगती है। वो रोते हुए आदित्य से कहती है, अदो प्लीज वो इंजेक्शन नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे पेन भी नहीं हो रहा है, हाँ प्लीज उसे मेरे पास मत लाइए। हूर को ऐसे हाइपर होता देखकर आयु धीरे से हूर को हक करता है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, एंजल प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए बेटा, ये मैंने आपके लिए नहीं रेडी किया है और मैं आपको कोई भी इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगा लिया, ये तो मुझे आपकी आईवी में डालना है और ट्रस्ट मी प्रिंसेस, इससे आपको थोड़ा सा भी दर्द महसूस नहीं होगा, सो प्लीज डोंट पैनिक एंजल। आदित्य की बात सुनकर वो थोड़ी शांत होती है। तभी यूवी आदित्य को इशारा करता है और वो हूर के साइलेंट सॉल्यूशन में वो शॉट इंसर्ट कर देता है। आयु अभी भी हूर को हक कर हुए था और उसे शांत करा रहा था। कुछ ही देर में शॉट की वजह से हूर का दर्द तो कम हो ही जाता है और साथ में वो थक कर सो भी जाती है। हूर को सोता हुआ देख आयु बहुत ही ज़्यादा संभल कर हूर को बेड पर सीधा सुलाता है और यूवी भी हूर को अच्छे से कवर करता है। तभी आयु हूर के माथे पर किस करता है और उसके बाद यूवी भी वही करता है। आखिर में आदित्य हूर के पास आता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, गेट वी सून अदो की लिटिल एंजल। तभी वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हैं और फिर वहाँ से बाहर चले जाते हैं ताकि उनकी वजह से उनकी प्रिंसेस की नींद डिस्टर्ब हो। रूम से बाहर आते ही आदित्य फिर से अपने इमोशनलेस एक्सप्रेशन में आ जाता है और उन दोनों भाइयों के फेस पर भी अभी पूरी तरह से ब्लैंक इमोशंस होते हैं। तभी यू भी वहाँ मौजूद एक चेयर पर बैठते हुए आदित्य और आयु की तरफ देखता है, तो अभी क्या करना है, तुम दोनों ने कुछ सोचा है क्या इसके बारे में? यूवी का सवाल सुनकर आदित्य अपने गुस्से में हाँफते हुए उससे कहता है, मैंने तो उन्हें उनकी किए की सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा भाई। वैसे भी अभी हूर ने खुद कहा है कि उनका उन लोगों से, स्पेशली उस कायरा से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं अभी एक बार भी नहीं सोचूंगा उस कायरा को दर्दनाक सज़ा देने से पहले। पर अभी के लिए तो हमें हमारे लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हमारी हूर है भाई। ही पहले से ही उसकी पूरी बॉडी जख्म के भरे निशान हैं। इसमें कुछ निशान बहुत पुराने हैं तो कुछ अभी के और फ्रेश हैं। वो बहुत ही धीरे धीरे हील हो रही थी, पर इससे पहले कि वो बच्ची पूरी तरह से हील हो जाती, उस पागल लड़की ने फिर से उस मासूम को एक और घाव दे दिया और ये थोड़ा गहरा है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जब तक हूर के पेट का घाव हल्का सा भर नहीं जाता तब तक हमें उसके साथ ही रहना होगा।
क्योंकि उसकी बॉडी में अभी इतनी भी जान नहीं है कि वो ठीक से खड़ी भी हो जाए। आदित्य की बात सुनकर आयु और दोनों यूवी बहुत चिंता होने लगती है। यूवी अपनी थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में आदित्य से पूछता है, अदू प्रिंसेस पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? और उसके सारे घाव भरने में कितना वक्त लगेगा? यूवी का सवाल सुनकर आदित्य पहले कुछ मिनटों तक चुप रहता है और फिर वो यूवी के पास आकर बैठता है। आदित्य यूवी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई मैं आपको कोई झूठी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। एंजल के सभी घाव भरने पर उन्हें भरते भरते वक्त लगेगा। मैंने हूर के लिए कुछ हैवी और पावरफुल मेडिसिन मंगाई हैं जिससे हूर के घाव जल्द तो भर जाएंगे, बट फिर भी उसमें कुछ महीने लग सकते हैं। उस वंश ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसने उस लोगों के साथ मिलकर हूर की बॉडी पर घाव दिए ही हैं, पर उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उसने उस छोटी सी बच्ची के सेंसिटिव पार्ट को भी नहीं छोड़ा, उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर दिया। आदित्य की बातें सुनकर आयु और यूवी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अगर मेरी जगह पर कोई दूसरा डॉक्टर होता तो वो हूर को कम से कम 1 या फिर 2 महीने का पूरा बेड रेस्ट बताता, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन सच में बहुत बुरी है। बुरी तरह से डैमेज है वो बच्ची। जब वो ने कॉलेज जाने की बात की तभी मेरी इच्छा नहीं थी उसे भेजने की, पर मुझे उसे सैड नहीं करना था, इसलिए मैं मान गया। पर अभी मैं उसे कॉलेज भेजने की गलती नहीं कर सकता। जब तक कि वो रिकवर नहीं होती तब तक के लिए हूर घर पे रहकर रेस्ट करेगी और मैं खुद उसका ध्यान रखूँगा। हूर मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। आदित्य की बात सुनकर आयु आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तू ये सब अकेले ही क्यों करेगा आदू? हम भी तो उसके कुछ लगते हैं ना? तभी यूवी आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि पहले हमारा होश से कोई रिश्ता नहीं था, पर अभी तो पूरे हक से मेरी बच्ची है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसे अडॉप्ट कर पाया और उसके पास्ट की वजह से मैं उसे अपने आप से अलग नहीं करूँगा। तभी आदित्य एक छोटी स्माइल के साथ उन दोनों को देखकर उनसे कहता है,